रामलाल एक किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन रामलाल जब अपने खेतों में था तब उसने अपने मन में सोचा, इस बार मैं अपने खेत में मिर्ची की खेती करता हूँ। हरी मिर्च की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस बार हरी मिर्च की खेती करके मैं अच्छा मुनाफा कमा लूंगा। रामलाल अपने खेतों में मौसम के अनुसार मिर्ची की बुआई कर देता था और कुछ समय के बाद उसके खेत में हरी हरी मिर्च निकलने लगी और वो अपनी मिर्च की खेती देख बड़ा खुश हुआ और बोला, अरे वाह, चलो मेरी मेहनत रंग लाई। जो मेरी मिर्च की खेती अच्छी हुई है, अब मैं इन मिर्च को बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लूंगा। रामलाल ने खेत से मिर्च को तोड़ लिया और अपने घर ले आया। रामलाल ने अपने लिए कुछ हरी मिर्च बर्तन में निकालकर अपनी रसोई में रख दी। उसी रसोई घर में हरी मिर्च के बगल में लाल सूखी मिर्च भी रखी हुई थी। रामलाल अपनी रसोई से बाहर निकल गया और जाकर अपने कमरे में सो गया। इधर हरी मिर्च अपने इतराते हुए अंदाज में लाल मिर्च को चिढ़ाते हुए बोल पड़ी, अरे वाह, इस बार मालिक को मेरी वजह से काफी मुनाफा होने वाला है। मैं हूँ ही इतनी कीमती कि हर कोई मेरी चाह रखता है। मेरे बिना तो सब्जी का कोई टेस्ट ही नहीं बनता। हरी मिर्च का घमंड देखकर लाल मिर्च से रहा नहीं गया और उस लाल मिर्च ने हरी मिर्च से कहा, अरे बहन, तुम वाकई में खुशकिस्मत हो कि तुम हरी मिर्च हो। हर घर में सबसे ज्यादा उपयोग की जाती हो, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तुम्हें सब्जी में डालकर खाया जाता है तो मुझे सब्जी में तड़के के साथ खाया जाता है। इसलिए तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे ऐसे ही इधर उधर रख दिया जाता है और तुम्हें अच्छे से कभी फ्रिज में तो कभी टोकरी में रखा जाता है। हाँ, तो मैं हूँ ना महान, तभी तो मुझे अच्छे से रखा जाता है। मेरी जरूरत हर घर को रहती है। बूढ़ा, बच्चा, जवान, हर कोई मुझे खाना पसंद करता है। लाल मिर्च समझ गई कि इस हरी मिर्च को अपने आप पर घमंड हो गया है। उसने हरी मिर्च को समझाते हुए कहा, हाँ बहन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हर जगह जरूरत है, लेकिन हर समय नहीं। ठीक वैसे ही जो सूरज गर्मी में आग बरसाता है तो लोग उसे देखकर छुप जाते हैं, लेकिन उसी सूरज को सर्दियों में लोग ढूंढते हैं। यानी हर किसी की कीमत अपने अपने समय पर होती है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही समझाती रही, लेकिन हरी मिर्च अपने घमंड में चूर लाल मिर्च को नीचा दिखाती रही और दोनों में तू तू मैं बढ़ गई। जिसकी भनक जब रामलाल के कानों में पड़ी तो वो अपने बिस्तर से उठकर बोला, अरे इतनी रात में कौन लड़ रहा है? कहीं कोई झगड़ा तो नहीं कर रहा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। रामलाल अपने बिस्तर से उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। तभी उसकी नजर रसोई में पड़ी। उसने जाकर देखा कि लाल मिर्च और हरी मिर्च आपस में जंग की तलवारें लिए लड़ रही हैं। वो उनके पास गया और बोला, अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? तभी पीछे रखी हरी मिर्च बोल पड़ी, मालिक, ये लाल मिर्च अपने आप को मुझसे बड़ा बता रही है। अब आप ही इसे बताइए कि आप जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले इसको खाते हैं या मुझे? लाल मिर्च भी कहाँ रुकने वाली थी। उसने भी रामलाल से कहा, हाँ हाँ मालिक, बता दीजिए इसे आप भी कि आप सब्जी या दाल बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हैं, इसका नहीं। ये बेकार में आधी रात में मुझसे बहस कर रही है। रामलाल ने दोनों की बातें सुनी और रामलाल ने दोनों की बात का बड़ी ही शालीनता से उत्तर दिया, हरी मिर्च और लाल मिर्च, तुम दोनों ही हम इंसानों के लिए महत्वपूर्ण हो। तुम दोनों का ही हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर। जब हरी मिर्च की आवश्यकता पड़ती है तब हरी मिर्च की, और जब लाल मिर्च की जरूरत होती है तब लाल मिर्च की। तुम दोनों ही एक समान हो, इसीलिए झगड़ा बंद कर दो। हरी मिर्च और लाल मिर्च अपनी अपनी बातों में अड़ी हुई थी। कोई भी एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं था। हरी मिर्च ने फिर रामलाल से कहा, लेकिन फिर भी मैं इससे बड़ी हूँ। आप खुद ही देखिए इसको, आपने ऐसे ही इधर उधर डाल रखा है, जबकि मुझे आपने बड़ी इज्जत से इस बर्तन में रखा हुआ है। रामलाल ने हरी मिर्च के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ? इससे ये तो फैसला नहीं होता कि तुम बड़ी हो और वो छोटी। उसकी जरूरत मुझे इस समय नहीं है, इसीलिए मैंने उसे अलग रखा है। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी हो और वो छोटी,
तो कल मैं तुम दोनों को बाजार में बेचने के लिए लेकर जाऊंगा। वहां तुम दोनों को तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसीलिए अब तुम दोनों झगड़े को समाप्त कर दो। ये कहकर रामलाल वहां से सोने चला गया। लेकिन हरी मिर्च अपने घमंड में शांत नहीं हुई और वो हंसते हुए फिर बोल पड़ी। देखा, इस बार भी मालिक ने मुझे ही महत्व देते हुए सबसे ज्यादा मेरी बात सुनी है, इसलिए मैं ही बड़ी हूँ। हाँ हाँ सुना, उन्होंने तुम्हें ज्यादा देखा क्योंकि उन्हें भी पता है कि तुम्हारा दिमाग कम है, इसलिए अब तुम मुझे भी सोने दो। कल बाजार चलेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा, बड़ी आई बड़ी बनने वाली। ये कहकर लाल मिर्च शांत हो जाती है, लेकिन हरी मिर्च का घमंड अभी भी 7वें आसमान पर था। कुछ पल बाद रात और गहरी होती गई और चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता गया। रात जब खत्म हुई तो सूरज की किरणों और चिड़ियों की चहक के साथ सुबह हुई। रामलाल जब अपनी रसोई में फिर से आया तो उसने लाल मिर्च और हरी मिर्च से कहा, देखो, मैं तुम दोनों को बाजार में ले जा रहा हूँ, इसीलिए अब रास्ते में एक दूसरे से झगड़ा मत करना। मैं तुम दोनों को ग्राहकों को बेच दूंगा। जब तुम दोनों अलग अलग रहोगी तब तुम्हें अपने अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये कहकर रामलाल अपनी लाल मिर्च और हरी मिर्च को लेकर बाजार आ गया और अपनी मिर्च की दुकान लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर बीतने के बाद रामलाल के ही गांव के 2 आदमी रामलाल की दुकान के पास बातें कर रहे थे। अरे भाई, मैंने सारी सब्जियां तो खरीद ली, लेकिन सूखी वाली लाल मिर्च लेना भूल गया। 2 दिन बाद मिर्च बुआई का मौसम आ रहा है, तो सोच रहा हूँ खेत में मिर्ची बो। वैसे भी लाल मिर्च आजकल लोग कुछ ज्यादा ही खाने लगे हैं। अरे संपत भैया, लाल मिर्च कौन खाता है? लाल मिर्च की तो डॉक्टर भी मना करते हैं, और तुम लाल मिर्च लेने की सोच रहे हो। लेना है तो हरी मिर्च लो, जो खाने में भी सेहत के लिए अच्छी होती है। उन दोनों की बातें सुनकर लाल मिर्च हरी मिर्च को चिढ़ाते हुए बोल पड़ी। सुना तुमने, मिल गया जवाब। उन भाई साहब को मेरी जरूरत है अपनी खेती करने के लिए, और खाने के लिए अब मुझसे ज्यादा बहस मत करना, समझी? तभी हरी मिर्च भी बोल पड़ी। हाँ हाँ मैंने सुना, लेकिन लगता है तुमने सही से नहीं सुना कि दूसरे भाई साहब ने मेरी तारीफ में कितने पुल बांधे हैं। तुम्हें तो खाने के लिए डॉक्टर भी मना करता है। बड़ी आई मुझसे टक्कर लेने वाली। थोड़ी देर बाद वो दोनों रामलाल से कहते हैं, अरे रामलाल भाई, मुझे लाल मिर्च सूखी वाली दे दो खेती करने के लिए। रामलाल संपत लाल को सूखी मिर्च दे देता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। संपत घर जाने के बाद लाल मिर्च को अच्छे से साफ करके कल खेतों में बोने के लिए रसोई में रख देता है और चला जाता है। इधर अगले दिन रामलाल अपने खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और दोपहर के भोजन के साथ वह हरी मिर्च खाने के लिए साथ में ले जाता है। तभी हरी मिर्च रामलाल से कहती है, मालिक, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, इसलिए आपने उसे बेचा है, मुझे नहीं, क्योंकि मेरी कीमत आप जानते हैं। अरे तुम फिर भूल गई। मैंने कहा था ना कि जब जिसकी जरूरत होती है लोग उसको ही महत्व देते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत थी और संपत को लाल मिर्च की, इसमें बड़ा छोटा कहाँ से आ गया? वहीं रामलाल के बगल में संपत भी अपनी मिर्च की खेती करता है। दोनों जब अपना अपना काम खत्म करके खाना खाने के लिए बैठते हैं तो एक तरफ संपत के पास खेत में बोने के लिए वही लाल मिर्च रखी थी, तो दूसरी तरफ रामलाल के पास खाने के लिए हरी मिर्च रखी थी। जब दोनों मिर्च ने एक दूसरे को देखा तो लाल मिर्च बोली, ओहो, तुम फिर से आ गई। पता है, जब से मैं इनके साथ गई हूँ मेरी बड़ी इज्जत की गई, मुझे भी अच्छे बर्तन में रखा गया, और पता है मुझे आज खेत में बोने के लिए भी लाया गया है। फिर भी मेरी बराबरी तुम कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे मालिक तो हमेशा मेरी खेती करते हैं और मैं उन्हें मुनाफा कमाने में मदद करती हूँ। तुम्हारी खेती करके तुम्हारे मालिक को कुछ हासिल नहीं होगा, देख लेना। अरे हाँ, जब मैंने मेरे मालिक से अपने सवालों को पूछा तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, जिससे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। क्या बात बताई थी? यही कि तुम और हम एक ही है। जब तुम पेड़ पर लगती हो तब तुम्हें समय के साथ सुखाकर लाल मिर्च के रूप में बदल दिया जाता है, या तुम समय के साथ खुद ही लाल होकर सूख जाती हो
और तुम और हम अलग नहीं हैं, बल्कि तुम मेरे ही रूप हो जो बदलकर बाद में एक लाल मिर्च बन जाती है। इसलिए ना तुम बड़ी हो ना मैं बड़ी हूँ। मेरी कीमत सूखने के बाद होती है और तुम्हारी कीमत जन्म लेने के बाद। लाल मिर्च की बातें सुनकर हरी मिर्च को समझ में आ जाता है कि लाल मिर्च और उसमें कोई अंतर नहीं है। जब लाल मिर्च खेत में डाली जाती है तब हरी मिर्च पैदा होती है। लाल मिर्च की बातें सुनकर हरी मिर्च का घमंड वहीं चूर हो जाता है और वो लाल मिर्च से दुखी होकर कहती है, बहन, मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुमने सही कहा, जब तुम सूख कर एक बीज का रूप लेती हो तब जाकर मेरा जन्म होता है, और समय के साथ जब मैं ढलती हूँ तो एक समय के बाद मुझे भी सूख कर लाल मिर्च बनना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी अहमियत कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। जैसे एक पेड़ बूढ़ा होने के बाद फल देना बंद कर देता है लेकिन छांव देना कभी बंद नहीं करता। तभी रामलाल हंसते हुए लाल मिर्च और हरी मिर्च से कहता है, तो अब तुम दोनों को समझ आ गया होगा कि तुम दोनों किसी से बड़े या छोटे नहीं हो, तुम एक ही हो। ठीक उसी प्रकार जब इंसान अपनी जवानी में अहंकार भरी बातें करता है लेकिन एक समय के बाद जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो भी उसी लाल मिर्च की तरह सूख जाता है और सूखकर फिर टूट जाता है और फिर एक नए रूप में जन्म लेता है। लेकिन लाल मिर्च सूखकर अपने बीज से तुम्हें हरी मिर्च के रूप में जन्म देती है। रामलाल की बातें सुनकर हरी मिर्च को सारी बात समझ आ जाती है और वो दोनों अपने अपने जीवन की कीमत और महत्व को समझ जाती हैं। ना जाने उसने कौन सी मनहूस घड़ी में इस घर में कदम रखा था। घर से जैसे खुशियां ही चली गई। जब सबके घर ढोल नगाड़े बजते हैं तो मेरे दिल पर सांप लौटते हैं। क्या हमारे घर में ही लड़कियों की लाइन लगी थी? दया गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी। रीमा भी आखिर कहाँ तक बर्दाश्त करती। उसके सब्र का बांध टूट गया। वो बिमला पर बरस पड़ी। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना बेटियां पैदा की है। मुझे भी तकलीफ होती है जब मैं अपनी बेटियों के लिए आपके मुंह से इतना कुछ सुनती हूँ। तो चली क्यों नहीं जाती अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से? मैं विक्रम की दूसरी शादी कर दूंगी। क्या पता दूसरी बहू ही मुझे पोते का सुख दिखाए। ये सुनते ही रीमा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे से विक्रम भी चला गया। वो रीमा से बहुत प्यार करता था लेकिन 3-3 बेटियों के होने से वो भी बहुत दुखी था। रीमा को रोता देख वो उसके पास गया और उसे चुप कराते हुए बोला, कब तक आंसू बहाओगी? अब चुप भी हो जाओ। चलो एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता इस बार बेटा ही हो जाए। रीमा रोते हुए बोली, बस कीजिए, मैं बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं हूँ जो हर साल बच्चे पैदा करूं। और क्या गारंटी है कि इस बार लड़का ही होगा? जाओ कर लो दूसरी शादी। मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो रीमा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। ये कहकर विक्रम ने रीमा को गले से लगा लिया और रीमा फिर से हालातों के सामने झुककर फिर एक बार बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो गई। 9 महीने बाद। इस बार तो बहू का पेट बहुत चढ़ा हुआ है। इस बार तो गारंटी से पोता ही होगा। अरे विक्रम, तैयारी कर ले। ढोल वाले से कह कि बेटा होते ही मोहल्ले में ढोल बजाना शुरू कर दे। और हलवाई से भी कह पूरे 51 किलो के लड्डू बनाकर रख ले। मैंने मन्नत मांगी है, इस बार बहू को अपना रानी हार तोहफे में दे दूंगी। बस जल्दी से वो घड़ी आ जाए कि मेरा पोता मेरी गोदी में हो। रीमा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इस बार अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। तीनों बेटियां अपने होने वाले भाई के इंतजार में हॉस्पिटल के बाहर अपनी दादी और अपने पिताजी के साथ खड़ी थी। आंखों में एक अनोखा इंतजार था। कुछ देर बाद नर्स रीमा से बोली, सुनिए, तुमने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। रीमा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ नहीं बोल पाई। उसने अस्पताल आने से पहले अपने सास को कहते हुए सुना था कि इस बार उम्मीद टूटी तो वो बच्ची को मरवा देगी और रीमा को घर से निकाल देगी। वो बात याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे तुम तो रोने लगी। क्या तुम इतनी प्यारी बेटियों के आने से खुश नहीं हो? मेरे खुश होने से क्या होगा? अगर मेरी सास को पता चला कि मुझे जुड़वा बेटियां हुई हैं तो वो इन बच्चियों को मरवा देंगी और मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। अब मैं क्या करूंगी? सिस्टर प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बाहर मेरी 3 बेटियां खड़ी है, किसी तरह उन्हें अंदर बुला लो। मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाऊंगी
और कहीं दूर जाकर अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश करूंगी। लेकिन ऐसा करने से मेरी नौकरी जा सकती है और ऐसा ना करने से मेरी बेटियों की जान जा सकती है। नर्स बिना कुछ कहे बाहर चली गई और बाहर आकर विक्रम से बोली, तुम्हारी बीवी ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है और खुद भी अंतिम सांसें ले रही है। ऐसे में वो आखिरी बार अपनी तीनों बेटियों से मिलना चाहती है। ऐसा सुनकर विक्रम अंदर की तरफ दौड़ा, लेकिन नर्स ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। पहले बेटियों को जाने दो, उसके बाद आप मिल लेना। नर्स बच्चियों को लेकर अंदर चली गई। विक्रम बाहर खड़ा आंसू पोंछ रहा था। बिमला बोली, अरे चुप कर, क्यों रोता है? अच्छा हुआ बच्ची पैदा होते ही मर गई, वरना ये हत्या हमारे सर लगती। रीमा को भी कुछ हो गया तो तू चिंता ना कर, महीने भर में ही दूसरी बहू ले आऊंगी। माँ बस भी करो, वहाँ रीमा जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तुम, छी, कैसी माँ हो तुम। मौके की नजाकत देखकर बिमला चुप रह गई। उधर रीमा नर्स की मदद से दूसरे रास्ते से अपनी 5 बेटियों को लेकर अस्पताल से चली गई। नर्स कुछ देर बाद बोली, अरे मैं तो दूसरे पेशेंट को देखने चली गई थी, लेकिन बेड पर तुम्हारी पत्नी है ना बच्चे। विक्रम को कुछ समझ नहीं आया। उसने इधर उधर ढूंढा, लेकिन रीमा मिली न तीनों बच्चियां। कई दिन बीत गए, लेकिन उन तीनों का कहीं पता नहीं चला और अंत में विक्रम ने थककर ढूंढना ही छोड़ दिया। रीमा अपनी 5 बेटियों को लेकर रेल में चढ़ गई। उसकी नवजात बच्चियों को देखकर रेल में बैठे लोगों को उस पर दया आई और उसे बैठने के लिए जगह दे दी। रेल के डिब्बे में बैठी हुई एक औरत ने पूछा, लगता है बच्चियां आज ही पैदा हुई है और तुम इन्हें इस हालत में लेकर कहाँ जा रही हो? रीमा ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर डिब्बे में बैठे सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रीमा की बड़ी बेटी गुंजन बोली, माँ, बहुत भूख लगी है। दूसरी बेटी कोमल बोली, माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। तीसरी बेटी तनु तो भूख के मारे अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। रेल में बैठे हुए कुछ लोगों ने उन्हें अपना खाना दे दिया। कुछ लोगों ने टिकट के लिए पैसे भी दिए, लेकिन उसे जाना कहाँ था, उसकी मंजिल कहाँ थी, उसे कुछ नहीं पता। कहीं दूर जाकर वो रेलगाड़ी से उतर गई। अब अपनी बेटियों के पेट भरने के लिए उसे कुछ काम करना था। वो एक होटल पर जाकर बोली, मालिक, क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी काम करने की हालत नहीं थी और गोद में 2 बच्चे। वो बोला, ऐसी हालत में क्या तुम काम कर पाओगे? मालिक, मैं कोई भी काम कर लूंगी, मेरे बच्चों को कुछ दिन बस पेट भर खाना मिल जाए, उसके बाद मैं और कोई काम खोज लूंगी। होटल के मालिक ने उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। जब तक वो बर्तन साफ करती, तब तक दोनों जुड़वा लड़कियां रिद्धि और सिद्धि को कुंजन और कोमल संभालती। मालिक उसे दूध भी देता और खाना भी, साथ में दिन के 20 रुपए भी। लेकिन 20 रुपए में गुजारा नहीं था। रात तो फुटपाथ पर गुजर जाती थी और दिन होटल में। पूरे महीने काम करके रीमा ने 620 रुपए जोड़े। उसने सोचा कि क्यों ना इन पैसों से मैं अपना काम शुरू करूं। 620 रुपए की रीमा ताजा हरी सब्जी लेकर आई, जो करीब 1000 रुपए की बिक गई। अगले दिन वो 1000 रुपए की सब्जी खरीद कर लाई, जो 2000 में बिक गई। माँ, ये बहुत अच्छा किया जो आपने सब्जी बेचनी शुरू कर दी। अब हमें तंगी में दिन नहीं गुजारने होंगे। यहाँ फुटपाथ पर सब्जियाँ खूब बिकती है, इसलिए आप और ताजा ताजा सब्जियाँ लाया करो। बस कुछ दिन का कष्ट और है मेरी बच्ची, फिर हमारे दिन जरूर बदलेंगे। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और सरकारी अफसर बनाऊंगी। मैं समाज के उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारना चाहती हूँ जो बेटियों को बोझ समझते हैं। मैं उन्हें ये साबित करके दिखाना चाहती हूँ कि बेटियां बेटों से बेहतर हो सकती है, अगर उन्हें किसी का सहारा मिले तो। गुंजन, कोमल और तनु रीमा के गले लगकर बोली, हमारी अच्छी माँ, हम पढ़ेंगे और एक दिन खूब बड़ी अफसर बनेंगे। वक्त गुजरता गया। रीमा अच्छे से सब्जी बेचना सीख गई। बच्चियां बड़ी होने लगी थी, इसलिए अब उनका खुले में रहना ठीक नहीं था। इसलिए रीमा ने एक कमरा किराए पर ले लिया और अपनी तीनों बेटियों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने बिठा दिया। एक दिन मकान मालकिन पुष्पा बोली, अरे रीमा, तुम कैसे कैसे सब्जियां बेचकर गुजारा कर रही हो, फिर इन लड़कियों को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत? अरे चूल्हा चौका सिखाओ, इनके काम आएगा। कौन सा इन्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनना है? बस मेरी बच्चियां इसी मेहनत और लगन से पढ़ती रहे दीदी, फिर इंजीनियर और डॉक्टर क्या, मैं इन्हें कलेक्टर और पायलट बनाऊंगी। पुष्पा हंसते हुए बोली, कलेक्टर और पायलट, मुंह और मसूर की दाल। ये सुनकर रीमा को बुरा तो लगा, लेकिन उस समय उसे चुप रहकर कुछ करके दिखाना था। बस वो सही समय पर ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहती थी। रीमा सब्जियां बेचकर अपनी बेटियों की पढ़ाई के पीछे पैसे लगाती रही। रिद्धि और सिद्धि भी 7वीं कक्षा में आ चुकी थी। एक दिन गुंजन बोली, माँ, कभी पिताजी की याद नहीं आती? रीमा मुस्कुराते हुए बोली, आती है, लेकिन उन यादों का क्या जो केवल तकलीफ देती है। बस मुझे उस दिन का इंतजार है जब तुम सरकारी अफसर बनकर मेरे साथ वापस अपने घर चलोगी। माँ, हम आपका सपना जरूर पूरा करेंगे।
पीछे पीछे कोमल, तनु और रिद्धि सिद्धि भी बोली। हाँ माँ, वो समय बहुत जल्दी आएगा। रीमा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनका माथा चूम लिया। लेकिन माँ, एक बात तो बताओ, आखिर हम लोग कब तक इस छोटे से किराए के घर में रहेंगे? माँ, हमारे पास भी तो एक बड़ा सा अपना घर होना चाहिए। तुम फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरा सपना बड़े घर से भी कई गुना बड़ा है। कुछ समय बाद गुंजन ने 12वीं की परीक्षा टॉप करके यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। कोमल का शुरू से ही पायलट बनने का ख्वाब था और गुंजन तो बचपन से अब तक प्लास्टिक की गुड़ियों को सुई लगाती आई है। इसीलिए सब अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी। तीनों लड़कियों के दिन रात पढ़ने में गुजर जाते। बस उनके दिमाग में जुनून था कि उन्हें अपनी माँ का सपना पूरा करना है और यह सपना केवल सब्जियां बेचकर पूरा नहीं हो सकता था। इसीलिए उन तीनों बहनों ने बचे हुए समय में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और एक दिन उनकी मेहनत इस तरह रंग लाई। गुंजन कलेक्टर, कोमल पायलट और तनु डॉक्टर बन गई। रीमा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। इस दिन को देखने के लिए उसने अपने सारे सुख त्याग दिए और आज जब ये दिन आया तो वो इतनी खुशी कैसे बर्दाश्त करती। माँ, अब रोती ही रहोगी या हमें आशीर्वाद भी दोगी? हमने आपका सपना पूरा कर दिखाया है। अब रिद्धि और सिद्धि की बारी है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और रही बात रिद्धि सिद्धि की, वो भी एक न एक दिन जरूर काबिल हो जाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है। और कुछ सालों बाद रिद्धि सिद्धि ने भी 12वीं के बाद एसआई की तैयारी शुरू कर दी और एक दिन वो भी सब इंस्पेक्टर बन गई। अब समय आ गया था कि रीमा अपनी बेटियों को सरकारी वर्दी में उनके पिता और उनकी दादी के पास लेकर जाए। रीमा अपनी बेटियों के साथ वापस अपने घर पहुंची तो देखा कि दया एक टूटी सी चरपाई पर पड़ी जिंदगी से छुटकारा पाने की लड़ाई लड़ रही है। घर आज भी ऐसा ही है जैसा वो छोड़कर गई थी, लेकिन आज बहुत खाली और पुराना सा लग रहा था, जैसे बरसों पहले घर की रौनक चली गई हो। रीमा को देखते ही दया चरपाई का सहारा लेकर उठती हुई बोली, रीमा बहू, तुम जिंदा हो? माँ जी, ये क्या हालत की गई है आपकी? और आपका बेटा कहाँ है? सब कर्मों का फल भोग रही हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने जबरदस्ती विक्रम की दूसरी शादी करा दी, लेकिन वो कुछ दिन बाद ही घर से सारा रुपया, पैसा और जेवर लेकर चली गई और मेरे विक्रम पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस ठोक दिया। बदचलन थी। विक्रम ने सुधारने की कोशिश की तो उस पर जान से मारने का आरोप लगाकर उसे जेल भेज दिया। ये तो बताओ, तुम इतने दिन कहाँ रही और ये सरकारी वर्दी वाली लड़कियां कौन हैं? माँ जी, ये मेरी वही बेटियां हैं जिनकी वजह से आपने मेरी होने वाली बेटी को मारने और मुझे घर से निकालने के लिए सोच लिया था। उस समय मुझे मरी हुई बेटी नहीं बल्कि जुड़वा बेटी पैदा हुई थी। इनकी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से अपनी बेटियों को लेकर भाग जाना पड़ा। आज मेरी 5 बेटियां सरकारी अफसर है। क्या सरकारी अफसर? अरे मेरी बत्ती मारी गई थी जो मैं पोते की चाह करती रही। आज इसी गलती की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। मेरी बहू घर से दूर और विक्रम जेल में चला गया। मुझे माफ कर दो बहू। दादी, माफ तो आपको भगवान करेगा, लेकिन आपकी वजह से जो कष्ट हमने और हमारी माँ ने भोगा है वो माफ करने लायक नहीं है। ये कहकर वो विक्रम के पास पहुंचे। 5 बेटियों की पहुंच ऊंची थी, इसलिए उन्होंने उसे जेल से निकाल दिया। रीमा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं चला। माँ ने हम सबकी जिंदगी खराब कर दी। आज मुझे अपनी 5 सरकारी बेटियों पर गर्व है। भागीदार तो तुम भी बराबर के थे विक्रम। माँ की इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हें भी तो बेटा चाहिए था ना, वरना तुम उनका विरोध करके मेरा साथ दे सकते थे। मैंने अकेली होकर भी अपनी बेटियों को सरकारी अफसर बना दिया। उस समय तुम मेरे साथ नहीं थे। इस बात का दुख हमें हमेशा रहेगा। तुम्हारी शिकायत जायज है रीमा। तुम सब जो सजा देना चाहो मुझे दे सकते हो, लेकिन अब तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। अब हम एक साथ रहेंगे अपने घर में। सब कुछ भूल जाना आसान नहीं था। रीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं ये नहीं कर सकती। मेरी बेटियों की सरकारी नौकरी है, इसलिए वो गांव में नहीं रह सकती। मुझे मेरी बेटियों के साथ जाना होगा। रीमा अपनी बेटियों के साथ चली गई और फिर विक्रम भी अपनी माँ के साथ उनके पास चला गया। जीवन में संघर्ष खत्म हो चुका था। अब वो दोनों अपनी सरकारी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। इति बेटी ही नहीं, अपने घर की रौनक थी। उसके बिना तो जैसे घर खाने को आता था। इति की शादी के बारे में सोचते ही उसके माँ बाप की आंखें भर जाती थी। ऐशो आराम में पली इति को इस बात का घमंड था कि उससे ज्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर एक दिन इति की हिमेश के साथ शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। हिमेश ने इति से कहा, इति, मेरे माँ बाप और मेरे परिवार ही मेरी जिंदगी हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी वजह से कभी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे। अच्छा ठीक है,
नहीं पहुंचेगी। लेकिन क्या ये बात आपने अपने परिवार को भी बताई कि उनकी वजह से कभी मेरा दिल दुखी ना हो? मैं अपने परिवार की इकलौती बेटी हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा और भाइयों ने पलकों पर बिठा कर रखा है। दादा दादी मुझे उदास देखकर ही मेरी परेशानी समझ जाते हैं। क्या आप सब लोग भी मुझे इसी तरह रखोगे? हिमेश समझ गया था कि दाल गलने में समय लगेगा, इसीलिए वह मुस्कुराता हुआ बोला, इति, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम वहां राजकुमारी बनकर रही थी तो यहां रानी बनकर रहो। आज ये घर, ये परिवार, सबको अपना समझो। यकीन मानो, तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तभी हिमेश के छोटे भतीजे भतीजी आकर चाचा चाची करते हुए इति से लिपट गए। इति उनसे पीछा छोड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, चलो सब उधर बैठो। बच्चे झट से उनके पलंग पर चढ़कर बैठ गए। अरे ये क्या, चलो सब नीचे उतरो। तुम लोगों के पैर कितने गंदे हैं, मेरा बिस्तर गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं इति, ये छोटे बच्चे हैं, कुछ देर बैठे रहने दो, चले जाएंगे। कुछ देर बैठे रहने दो मतलब? टाइम देख रहे हो, रात के 11 बज चुके हैं, मुझे सोना भी है। मैं कब तक इनके जाने का इंतजार करूंगी? हिमेश को भी लगा कि अब उसे बच्चे अपने कमरे में भेज देने चाहिए, इसीलिए उसने बच्चों को बहला फुसलाकर कमरे से बाहर भेज दिया। सुबह इति नहा धोकर रसोई में गई तो उसकी दोनों जिठानी इंदु और दीपा रसोई में ही खड़ी थी। दीदी, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ, आप मुझे सामान बता दीजिए। एक बार सामान पता चल जाएगा तो फिर मैं खुद बना लिया करूंगी। इति, मम्मी को शुगर है, इसलिए उनके लिए बिना चीनी की चाय बनानी पड़ेगी। पापा जी को हल्की चीनी, नेहा और बच्चों को दूध, और हमारी चाय में थोड़ी एक्स्ट्रा चीनी डाल देना। इतनी सारी डिमांड सुनकर इति का सर चकराने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये मैं कहाँ बावर्ची खाने में आ गई। अब इतने तरह की चाय कैसे बनाऊं? जैसे तैसे इति ने सबके मुताबिक दूध चाय बना दिए। लेकिन जैसे ही वह चाय पीने लगी, दीपा की 3 साल की बेटी खेलते हुए इति से टकरा गई और उसकी सारी चाय उसके कपड़ों पर बिखर गई। ओह शिट, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। देखकर नहीं खेल सकती क्या? इति के इस तरह का व्यवहार देखकर सब उसकी तरफ देखने लगे। इति गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गई। सॉरी हिमेश, गुड़िया ने सुबह सुबह इति का मूड खराब कर दिया। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? गुड़िया छोटी बच्ची है, उसने जानबूझकर नहीं किया। दोपहर में नेहा इति के कमरे में गई और बोली, भाभी, आज मेरे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, आप मेरा हल्का सा मेकअप कर दोगी? नेहा, तुम देख तो रही हो कि मैं खाना खा रही हूँ, और वैसे भी मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स नहीं किया हुआ है। सॉरी भाभी, मुझे लगा कि आप कर दोगी। इति इसी तरह से सबके साथ रूखा सा व्यवहार करने लगी। उसका मन वहां से उखड़ने लगा था। वो बच्चों को देखकर हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी। एक दिन वो हिमेश से झगड़ पड़ी। हिमेश, अपनी भी कोई प्राइवेसी है या नहीं? हमारी नई नई शादी हुई है और जब देखो सारे बच्चे हमारे कमरे में घुसे रहते हैं। और तुम्हारी बहन तो जवान है ना, उसे तो तमीज होनी चाहिए। जब देखो हम लोगों के बीच आकर बैठ जाती है। मन तो करता है कि सबको बाहर भगा दूं। हिमेश गुस्से में बोला, बस करो इति, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। जिसका मन करे वो कमरे में आ सकता है। प्राइवेसी? कैसी प्राइवेसी चाहिए? रात भर तो हम दोनों अकेले ही होते हैं ना। दिखा दिया ना असली रूप। बस इतना ही प्यार करते हो मुझसे, जो मेरी जरा सी बात नहीं सहन कर पाए। और मैं पूरे दिन तुम्हारे बच्चों का शोर शराबा बर्दाश्त करूं? जंगली है सारे बच्चे, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतना सुनकर हिमेश अपने काबू में नहीं रहा और उसने गुस्से में इति को एक तमाचा लगा दिया। इति रोते हुए बोली, आज तुमने उनके लिए मुझ पर हाथ भी उठाया। मैं जा रही हूँ अपने घर और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। हिमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे इति पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इति को भी तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यही सोचकर उसने इति से माफी मांगी और उसे मना लिया। इति मान तो गई, लेकिन थप्पड़ की चोट उसके गाल पर नहीं बल्कि उसके दिल पर लगी हुई थी। वो रात भर सो नहीं पाई, जिस कारण उसकी तबीयत बिगड़ गई। रात में तेज बुखार हो गया। सुबह जब सबको इति की तबीयत का पता चला तो सब परेशान हो गए। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे मलेरिया और टाइफाइड है। ठीक होने में समय लगेगा। हिमेश की मां सुनंदा बोली, अरे, बहू की अचानक से इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? जरूर तुमने बहू का ख्याल नहीं रखा होगा। उठो बहू, थोड़ा सा सूप पी लो। नहीं, मेरा मन नहीं है मम्मी जी, मुझे फिलहाल सोना है। आप कमरे की लाइट बंद कर जाओ। सुनंदा लाइट बंद करके बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सारे बच्चे कमरे में आ गए। चाची, आप बीमार क्यों हो गई? उठो, हमें आपके साथ खेलना है। बच्चों, इस समय मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहती, इसलिए कमरे से बाहर निकल जाओ। बच्चे बैठकर आपस में बातें करने लगे। पीहू, चल, तू चाची का सिर दबा, मैं पैर दबाता हूँ। गुड़िया, गोलू, चलो,
चाची के तुम हाथ दबाओ, चाची की तबीयत खराब है ना। कितने नालायक और बदतमीज बच्चे हो तुम। निकलो, भागो यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सारे बच्चे अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गए। इति बच्चों के जाते ही दरवाजा बंद करने के लिए उठी तो देखा कि उसके ससुर जी भी उसके दरवाजे के सामने पहरेदारों की तरह टहल रहे हैं। उसने गुस्से में गेट जोर से बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली और अपनी माँ को फोन लगाते हुए कहा, मम्मी, बड़े चिपकू लोग हैं ये सब। ये भी नहीं सोचते कि मैं बीमार हूं तो मुझे अकेला छोड़ दे। कोई ना कोई नर्स की तरह मेरे सिर पर खड़ा रहता है। उसकी माँ बोली, कोई नहीं बेटी, थोड़ा आराम लगे तो यहाँ आ जाना। भला मायके से ज्यादा आराम कहाँ मिलता है। 1 सप्ताह बीत गया। इति बहुत कमजोर हो चुकी थी, उठती थी तो चक्कर आते थे। इति हिमेश से बोली, हिमेश, यहाँ से मेरा जी उब गया है। इस घर में मेरा दम घुट रहा है। यहाँ सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं ससुराल में नहीं बल्कि चिड़ियाघर में आ गई हूँ। ये सुनकर हिमेश को बहुत गुस्सा आया, मगर उसकी हालत देखकर चुप रह गया। हिमेश उससे गुस्से में उसके मायके छोड़ाया। इति की माँ मीरा बोली, इति, अब मैं तुम्हें जल्दी से ससुराल नहीं भेजने वाली। जब तक मन करे यहाँ रहो। हाँ मम्मी, बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है उन लोगों से। इति की दोनों भाभियों ने इति को देखकर माथा सिकोड़ लिया और आपस में बातें करने लगी। बड़ी भाभी मीनू बोली, वैसे घर में इतने कम है कि ऊपर से बीमार ननद भी आधम की। छोटी भाभी कोमल बोली, हमें क्या करना है दीदी, उनकी सेवा करने के लिए उनकी माँ है ना। इति की 2-4 दिन तो अच्छे से आवभगत हुई, लेकिन उसके बाद सब अपने काम में व्यस्त रहने लगे। मीरा सुबह नहा धोकर अपने कमरे में टीवी देखने बैठ जाती। भाभियां कभी किटी पार्टी तो कभी सिनेमा और कभी सहेलियों से मिलने के लिए निकल जाती। मम्मी, जरा अंदर आना, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बेटा, वहीं कबर्ड में दवाई का डिब्बा रखा है, वहां से टैबलेट ले लो, सिर दर्द ठीक हो जाएगा। मैं सीरियल देख रही हूँ। इति बड़बड़ाते हुए बोली, कुछ देर मेरे पास बैठकर माँ मेरा सिर सहला देती तो मुझे अच्छा लगता। अरे पापा, आप आ गए? हाँ बेटा, मैं आ गया। अब तबीयत कैसी है? अभी कुछ ठीक है पापा। आओ, कुछ देर मेरे पास बैठो। अरे बेटा, बहुत थक गया हूँ। सुबह का निकला थका हारा अब वापस लौटा हूँ। अभी बैठने की हिम्मत नहीं है। कमरे में जा रहा हूँ, तुम आराम करो। इति ये देखकर हैरान थी कि उसके माँ बाप के पास अपनी बेटी के लिए ही वक्त नहीं है। खैर, उन लोगों को भी तो आराम चाहिए। इति ने मीनू को आवाज दी, भाभी, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे जाओ। दीदी, कब तक बिस्तर में बैठी रहोगी? थोड़ा पानी वानी लेने के बहाने घूम फिर लिया करो। पूरे दिन बिस्तर में लेटे लेटे तबीयत खराब नहीं होगी तो और क्या होगा। इति भाभी का ताना सुनकर समझ गई कि वो मायके में बोझ बनकर रह रही है। ऐसे में उसे अपने ससुराल की बहुत याद आई। वहां सब कितना ख्याल रखते थे। वहां से सर दर्द की गोली लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी सासू माँ के आदेश से उसकी छोटी ननद नेहा उसके सर में तेल डालकर मसाज कर देती थी तो दर्द खत्म हो जाता था। इस समय उसे बच्चों की भी याद आई। वो लोग उसकी कितनी परवाह करते थे, लेकिन यहाँ तो वो एक कमरे में सिमट कर रह गई है जहाँ उसकी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं है। ये सब सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो ससुराल से यहाँ क्यों आई। उसने झटपट हिमेश को फोन लगाया। क्या हुआ इति, कैसे फोन किया? मुझे लेने आ जाओ हिमेश, मुझे अपने घर आना है। लेने आ जाऊं? इतनी जल्दी? अभी तो 1 महीना ही हुआ है। तुम्हारा जब तक मन करे तुम आराम से रह सकती हो। यहाँ चिड़ियाघर में अगर तुम्हारी फिर से तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रही तो शायद भगवान के पास चली जाऊं। तुम जल्दी आ जाओ, मैं बैग पैक करती हूँ। यह कहकर इति ने फोन काट दिया और सामान पैक करने लगी। कुछ देर बाद हिमेश आ गया। दामाद को घर आते देख सब अपने कमरे से बाहर निकले। इति को सामान पैक करते हुए देख मीरा बोली, क्या हुआ इति, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन तुमने तो ये कहा था कि अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं पागल थी जो मैंने ऐसा कहा। मम्मी, मैं हितेश के साथ जा रही हूँ। मुझे पता चल गया है कि मेरे मायके से अच्छा मेरा ससुराल है। वहां सब मेरी कितनी परवाह करते हैं और यहाँ तो किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है। ऐसे मायके से तो ससुराल अच्छी, जहाँ सब अपनी दुनिया में व्यस्त हो। ये कहकर इति हिमेश के साथ अपनी ससुराल वापस आ गई। इति को हंसते मुस्कुराते वापस आते देख सब बहुत खुश हुए और उसे गले से लगा लिया। इति जान गई थी कि मायके से लाख गुना अच्छा ससुराल होता है, लेकिन ये बात अक्सर देर से समझ आती है।